वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमशिव त्रिपाठी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे फोर्स और इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम की बात की थी। हम लोगों ने फोर्स में जाना था कि कैसे कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, चेंज करता है। स्टेट का मतलब आप समझते हैं रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को, ठीक है, कि फोर्स किस तरीके से फोर्स अप्लाई करने से ही हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग का है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज न्यूटन ने दिए थे, जिन्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कहा गया, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं या फिर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। न्यूटन ने इसके साथ ग्रेविटेशनल लॉ भी दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले इन्हें जान लेते हैं कि ये होते क्या है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताते हैं कि कोई भी फोर्स के बारे में, किसी भी सिस्टम जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी बॉडी का, पार्टिकल का, पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं फोर्स पे। ठीक है, कि कोई फोर्स लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, क्या स्टेट होगी उसकी, सब कुछ वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पहला लॉ हमें बताता है कि कोई भी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज तभी होगी जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। दूसरा लॉ हमें बताता है कि कितना चेंज होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे तो कितना चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट में, ये हमें सेकेंड लॉ बताता है। ठीक है, और थर्ड लॉ बताता है कि किस तरीके से वो चेंज होगा। ठीक है, कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा, हाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है, जो ये है कि साइंस पूरी की पूरी साइंस, फिजिक्स की मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा हूं, साइंस, ठीक है, साइंस किसी भी क्वेश्चन जो भी रिलेटेड होता है वाई, क्यों, और हिस्टोरिकल क्वेश्चन कि ऐसा ही क्यों, ठीक है, इनका आंसर नहीं देता है। ये आप अच्छे से जान लीजिए। साइंस आपको कभी नहीं बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो बताएगा आपको ये कैसे हो रहा है। हाउ का आंसर देता है साइंस, साइंस वाई का आंसर नहीं देता है। जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है, हम लोग बता देंगे किस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है, लेकिन क्यों रोटेट कर रही है इसका जवाब नहीं है। ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक में आपने सुना, हम लोग बताते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स का कहा जाता है, थ्योरी दी जाती है कि टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से होता है, मूवमेंट से होता है। ठीक है, तो हमने हाउ का जवाब दिया कि कैसे होता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। अब क्यों मूव करती हैं इसका साइंस के पास लगभग वाई का आंसर नहीं देती है साइंस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस बोलते क्यों है, फ्रॉग जंप क्यों करता है, ये सारे सवाल जो है क्यों कैसे जंप करता है आप उससे बता देंगे, ठीक है, लेकिन क्यों करता है ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइंस हमेशा आपको क्यों, वाई का आंसर नहीं देती है, वो हमेशा हाउ का आंसर देती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगी, ठीक है, इनिशियल स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसे।
An object at rest tends to stay in its state of rest and लिख लेते हैं, और नहीं and लिख लेते हैं, and uniform motion along a straight line. Unless an external और इंटरनल की बात जो हम लोगों ने फोर्स की बात की थी वो पिछले वीडियो में कर ली थी, आप लोग देख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल जो बाहर से लगते हैं, बॉडी के बाहर से जो लगते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो बॉडी के अंदर से लगते हैं वो इंटरनल होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का, ठीक है, कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड यहाँ पे टर्म नया है। तो अनबैलेंस का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट थी, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दोनों जो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस पे टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट फोर्स, मतलब सारे फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम है, वो 0 होता है, वो बैलेंस कहलाते हैं। और अनबैलेंस्ड कौन से होते हैं? जहां पे जो सारे फोर्सेस का जो सम है, ठीक है, वो 0 नहीं होता है, वो अनबैलेंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 न्यूटन का लग रहा था और यहाँ पे 7 न्यूटन का, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो किधर को जाएगा? 2 न्यूटन का। और अगर इस साइड को आप माइनस लेते हैं और ये साइड प्लस को लेते हैं तो दूसरी साइड हो जाएगी माइनस, तो 7 माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का, तो जो आंसर आएगा आपका माइनस का 2 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन किस ओर है? मेरे लेफ्ट में है, ठीक है। तो माइनस का 2 न्यूटन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ये होते हैं, ठीक है। चलिए, और बैलेंस्ड फोर्स की बात जब कर लेते हैं तो बैलेंस फोर्स का एक हम लोग चेन बनाते हैं बैलेंस फोर्स की। जब फोर्स बैलेंस होंगे, जब फोर्स बैलेंस्ड होंगे तो 2 तरीके के बन जाएंगे हमारे पास। क्या क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगी, ठीक है, मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। या तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी मोशन में, कुछ वेलोसिटी जहां पे उसकी 0 नहीं होगी, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन नहीं है, फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन नहीं होगा उनपे, ठीक है। फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा बॉडी की वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो बॉडी किसमें रहेगी? स्टे एट रेस्ट, ठीक है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी। इनिशियली बॉडी एट रेस्ट थी या फिर बॉडी इन मोशन थी, क्योंकि फोर्स बैलेंस थे तो बैलेंस होगा तो फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया? 0, सॉरी, वेलोसिटी में 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0। तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगी? स्टे एट रेस्ट, ठीक है। और यहां पे भी हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा? 0। तो बॉडी किस में रहेगी? स्टे इन मोशन, सॉरी, स्टे इन मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन होगी। यूनिफॉर्म मोशन
along a straight line, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में होगी, वो भी किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक। इस लॉ को कहते क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? आप जानते हैं, हम लोगों ने जब इनर्शिया की इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी, तो इनर्शिया को जब डिफाइन किया था तो इसी तरीके से डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। ये क्या कहलाता है, इनर्शिया। यही हम लोगों जब इनर्शिया को डिफाइन किया था तो सेम डिफिनेशन दी थी, और न्यूटन फर्स्ट लॉ की भी डिफिनेशन सेम है, तो इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए बात करते हैं अब दूसरे लॉ की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो रेट होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब जो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम आपका क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जो मोमेंटम में चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स की। जो रेट होगा मोमेंटम का चेंज होने का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। Sorry. The rate of change in linear momentum is directly proportional to force applied, ठीक है। जो रेट होगा लीनियर मोमेंटम का चेंज होने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स अप्लाइड के। और इसे अगर रेट की जगह एक और अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते हैं, द टाइम रेट। टाइम रेट मतलब जो रेट हो रहा, जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाता है F इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt, ठीक है। अब मोमेंटम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स में आने कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। और रेट जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम जो चेंज है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp, dp क्या बताता है, चेंज बता रहा है, और टाइम रेट, ठीक है, कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो dt, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि dp जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम था। पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया, तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू dv बाई dt। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट वाला, और हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, एक्चुअली इसे हम कर लेते हैं तो आसानी रहेगी हम लोगों को समझने में। चलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला वाला दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला, सॉरी, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया, और क्या आया था, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आप लोग डिफरेंशिएशन का जो मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में, तो हम लोगों ने इसकी बात की थी। तो क्या था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर समझ में आए। तो क्या था कि फर्स्ट दो प्रोडक्ट है, तो पहले वाला प्रोडक्ट दूसरे वाले प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा,
ठीक है, और फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट और पहले वाले प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ मास चेंज नहीं हो रहा है, मास कंजर्व होता है, ठीक है, तो मास चेंज नहीं होता है। तो मास चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आप क्या कहते हैं, मोशन जब आप पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो मास में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो चेंज मास में होगा नहीं, तो ये क्या टर्म हो जाता है, dm by dt। मास में क्योंकि चेंज नहीं होता है तो ये हमारा टर्म जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो f जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है m dv by dt के, ठीक है, सिंस dm by dt जो होता है हमारा जीरो हो जाता है। अब जो हमारा फोर्स हो गया और हम लोग जानते हैं dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। हम लोगों ने एक्सेलरेशन जब पढ़ा था तब ये बात की थी कि dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है। ये होता क्या है कि ये तो बता दिया कि फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब क्या कहते हैं ये टर्म जो चेंज होगा तब फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। और लेकिन वो चेंज हो रहा है, लेकिन जब इक्वल टू नहीं है उसके, किस तरीके से चेंज हो रहा है ये तो बता रहा है, लेकिन इक्वल टू अभी तक नहीं है। इक्वल टू के लिए जब हम लोग लगाते हैं कि एक कांस्टेंट को यूज करते हैं जो कि इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है वो इस पूरे पे डिपेंड करने लगता है कि ये इसके इक्वल होगा, बराबर होगा। यहां पे इस केस में, ठीक है, स्पेशल केस है ये, इसीलिए यहां पे k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। एक्सपेरिमेंटली जब देखे गए तो k की यहां पे जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे k की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमारा जो आ जाता है f इज इक्वल टू ma। हम लोगों ने फेमस देखा है f इज इक्वल टू ma, ठीक है। एक फेमस इक्वेशन ये भी f इज इक्वल टू ma, आइंस्टीन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बाद ये भी एक फेमस इक्वेशन है f इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड लॉ है वो आ गया। चलिए थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ से पहले हम लोग एक छोटी सी दो चीजें जान लेते हैं। पहले तो f इज इक्वल टू ma, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में और मैग्नीट्यूड, सिंपल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर f इज इक्वल टू m वेक्टर a, या फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में f इज इक्वल टू ma। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन के नाम पे फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने देख ही लिया, हम लोगों ने वेक्टर यूज किया हर जगह, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और तीसरी बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। एक्चुअली डायमेंशन का अलग मतलब निकाला जाता है कि डायमेंशन एक्स वाई जेड की भी एक्सेस से ली जाती है, तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा यूज करना। तो m की हमारी क्या आ जाती है, क्योंकि m मास होता है और उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, फोर्स की डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन को हम लोग ब्रैकेट में यूज करते हैं इसीलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। और m की हो जाती है मास, कैपिटल M, और एक्सीलरेशन की जब हम लोग निकालते हैं L-T-2, ठीक है। आप लोग यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन के वीडियो में देख सकते हैं कि a की वैल्यू कैसे आई, वेलोसिटी अपॉन टाइम इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो आ गया m/L-T-2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, m/L-T-2। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml-T-2। चलिए एक टर्म यूज किया जाता है इंपल्स, उसकी बात कर लेते हैं जरा। इंपल्स ऑफ अ फोर्स, तो इसे डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर फोर्स थोड़े टाइम के लिए लगाया जाए तो कितना चेंज आएगा मोमेंटम में, ठीक है। कि फोर्स अगर अप्लाई किया गया है
ठीक है, और कितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, तो कितना चेंज मोमेंटम में आएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, द इम्पल्स इज measure of the degree to which an external force produces a change in momentum of a body। ठीक है, कि कितना मोमेंटम में चेंज आएगा एक फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका होल क्या जाता है, इसे जे से डिनोट किया जाता है, इंपल्स को जे से डिनोट किया जाता है। जे इज इक्वल टू एफ डेल टी। ठीक है, एफ डेल टी हमारा क्या कहते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, हम लोगों ने अभी देखा F इक्वल टू एम ए, और A क्या हो जाता है, डेल बी बाई डेल टी। फोर्स क्या हो जाता है, F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी डेल बी बाई डेल टी। क्योंकि जो टाइम यहाँ पे है हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम है, डेल टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बड़े टाइम इंटरवल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस की जगह हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन ले रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे छोटे से टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी का चेंज, लेकिन हम लोग बड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एवरेज ले रहे हैं, कि टोटल जो मोशन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, और हम लोग का यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, जे इज इक्वल टू, तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एम डेल्टा वी, और डेल्टा वी मान लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 थी, इनिशियल वेलोसिटी v1 थी। ठीक है, v1 क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और v2 क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ये इनिशियल मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब वेलोसिटी इसकी थी v1, और जब मोशन खत्म हुआ तो वेलोसिटी कितनी थी, v2। तो क्या हो जाएगा, m v2 माइनस m v1। तो ये क्या हो गया, mv क्या होता है, मोमेंटम, तो ये कौन सा मोमेंटम हो गया, m2 माइनस p2 माइनस p1। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p। तो इंपल्स क्या बता रहा है हमें कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तो हुआ कि इनिशियली कितना मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम से उसे सब्ट्रैक्ट किया गया, तो जो जो आया इंपल्स के बराबर आया। ठीक है, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज ही तो हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या बता रहा है, इंपल्स। तो इंपल्स हमें क्या बताता है कि हमारा मोमेंटम में कितना चेंज आता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ इंपल्स न्यूटन सेकेंड, दोनों एक साथ है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड एक साथ है, मैं जगह नहीं है इसीलिए लिखना नहीं है, लेकिन न्यूटन सेकेंड एक साथ है। ठीक है, इसे NS शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt माइनस 1, मोमेंटम के बराबर, और मोमेंटम क्या होता है, mlt माइनस 1। ठीक है, मोमेंटम के बराबर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ की। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इसके बारे में, थर्ड लॉ के बारे में। ये तो आप खुद ही बता देंगे कि थर्ड लॉ क्या है। एक लाइन का स्टेटमेंट है इसका,
एक लाइन का स्टेटमेंट है, क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि आप कोई भी एक्शन करेंगे, ठीक है, उसका हमेशा एक इक्वल और उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वॉल को पुश करूं, ठीक है, तो वॉल भी मुझे वापस पुश करेगा। ठीक है, यही न्यूटन के थर्ड लॉ ही एक्सप्लेन करता है कई एग्जांपल्स को। जैसे कि हम लोग क्यों वॉक कर पाते हैं, हम लोग क्यों स्विम कर पाते हैं, कोई भी हॉर्स कार जो होती है वो क्यों चलती है। ठीक है, और जो रॉकेट होता है, ठीक है, वो ऊपर क्यों जाता है, ठीक, अपसाइड क्यों जा रहा होता है, वो सारे जो एग्जांपल्स हैं वो थर्ड लॉ से ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कि वॉकिंग का एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग पीछे की ओर हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग वॉक करते हैं अपने फुट से, तो ग्राउंड पे पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हमें आगे की ओर फोर्स देता है। जब हम लोग पीछे की ओर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आएगा, दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्सेस की जो बात की थी, तो दो सरफेसेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन। तो दो सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा? आगे की ओर फोर्स। इसी फोर्स की वजह से हम लोग आगे की ओर बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्विम करते हैं, स्विम में क्या होता है? हम लोग पानी को पीछे की ओर करते हैं, ठीक है, और पानी हमें क्या करता है? आगे की ओर। एक्शन हमने किया पीछे की ओर पानी, ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ? पानी ने भी अपोजिट, हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप करेंगे उसके 180 डिग्री रिवर्स में, दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं? एक दूसरा फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, आपने वाटर को पीछे की ओर करा तो वाटर ने भी आपको क्या किया? आगे की ओर पुश किया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग स्विम कर पाते हैं। रॉकेट में क्या होता है? जो जेट्स होते हैं, जो गैसें होती हैं, वो नीचे की ओर रिलीज होती हैं। ठीक है, यहां से रिलीज होती हैं, तो यहां पे क्या हुआ? फोर्स गैसों ने किधर अप्लाई किया? नीचे की ओर। ठीक है, रॉकेट ने गैसों को किधर सेंड किया? नीचे की ओर, थ्रस्ट लगाया। ठीक है, और रॉकेट ने जो गैस थी उनने रिएक्शन के रूप में एक थ्रस्ट प्रोवाइड किया ऊपर की ओर रॉकेट को। ठीक है, इसीलिए रॉकेट ऊपर की ओर जा पाता है। चलिए, और एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर आपने कभी फायरिंग की हो, अब तो बैन है, लेकिन अगर कभी की हो, ठीक है, तो फायरिंग में क्या होता है? जब भी आप गन जब फायर करते हैं, ठीक है, तो आपकी ओर जो गन होती है वो पीछे की ओर एक फोर्स करता है, आपके फोर्स पीछे की ओर अप्लाई होता है। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं, आपने जब बुलेट रिलीज हुई गन से, ठीक है, तो वो आगे की ओर गई और जो फोर्स अप्लाई हुआ वो किधर हुआ? पीछे की ओर। ठीक है, फोर्स किधर अप्लाई हुआ? पीछे की ओर। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये मास ma था और ये मास दूसरी बॉडी थी mb, ये b बॉडी थी, ये a बॉडी थी। b बॉडी ने a बॉडी को अट्रैक्ट किया, तो फोर्स जो होगा वो a बॉडी पे b की वजह से, ठीक है, a बॉडी पे b की वजह से अप्लाई हुआ। तो b बॉडी पे a बॉडी की वजह से भी अब फोर्स एक अप्लाई होगा। ठीक है, अगर ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो ये बॉडी भी ए बॉडी भी बी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। ठीक है, मान लीजिए ये इंटरनल, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। ये दोनों सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारे के सारे इवेंट हो रहे होते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो भी इवेंट हो रहा है वो सिस्टम में हो गया, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? हमेशा जीरो होते हैं, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? जीरो। और इससे क्या आ गया? एफ ए बी, जो ए बॉडी पे लग रहा था बी की वजह से, वो किसके बराबर हो गया? निगेटिव ऑफ एफ बी ए। ठीक है, डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है कि एफ ए बी इस डायरेक्शन में था, राइट हैंड साइड में था, तो एफ बी ए किस डायरेक्शन में हो गया? लेफ्ट साइड में हो गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो सेम है। ठीक है, इक्वल का साइन है, वेक्टर लगाया इसीलिए माइनस है, जब वेक्टर हटा देंगे तो ये माइनस हट जाएगा और ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है। ठीक है, इक्वल
मैग्नीट्यूड से मैं अपोजिट माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एक नोट है यहाँ पे जो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। नोट है, ठीक है। नोट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन never act on a same body, ठीक है। कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों मतलब एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं अपने हैंड से वॉल को पुश करूं तो वॉल मेरे हैंड को पुश करेगी, ठीक है। मेरी एक ऑब्जेक्ट, अगर हैंड को मैं एक बॉडी मान लूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने पुश किया, एक्शन किया, तो वॉल ने पुश किया, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लगता है, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ नहीं लगते हैं, ठीक है। एक एक्शन कर रहा होगा तो दूसरी बॉडी उसका रिएक्शन कर रही होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं? ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। जैसे कई एक्स वाई जेड यूज करते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये सेट ऑफ जो हमारी रेफरेंस फ्रेम होता है, ये क्या होता है कि ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि रिलेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन से, स्पेसिफिक बॉडी से रिलेट होता है, जो कि जिसके रिलेटिव में, ठीक है। मतलब कि हमने बताया था आप कभी भी जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट या फिर मोशन का जो है वो आप हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, रिलेटिव में बताएंगे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस वो होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक बॉडी के रेफरेंस में होती हैं, जो किसी पार्टिकल के रिलेटिव बताएगी कि उसकी पोजीशन क्या है या फिर उसका टाइम क्या था उस इवेंट का अकर होने का। मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, आप अगर यहाँ पे था कोई पर्सन तो अपने रेफरेंस में लेगा तो वो हो जाएगी, वो पोजीशन जो हो जाएगी वो उस स्पेसिफिक बॉडी की हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल था तो उसकी जो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं मैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है हमारा, वो किसके रिस्पेक्ट में है? ओके, या फिर एक स्पेसिफिक बॉडी जो यहाँ पे थी उसके रिस्पेक्ट में। मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई भी एक इवेंट हुआ, ठीक है। आपने जो मान लीजिए क्या कहते हैं एक गन शॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी टाइम इंटरवल पे किसी टाइम पे हुआ होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि ये गन शॉट जो हुआ वो हुआ। मतलब इसके वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बता रहे होंगे कि ये जो किस टाइम पे कोई भी इवेंट अकर हुआ। ओके, रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि आप अपने रिस्पेक्ट में बताएंगे कि हाँ लगभग 1 बजे ये गन शॉट हुआ था, ठीक है। आप अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। और आप बताएंगे कि वो क्या कहते हैं 15 मीटर 15 मीटर आपसे दूर था, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में होगा कि किसी स्पेसिफिक बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब कभी भी इस क्या कहते हैं एक पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की जब हम लोग क्या कहते हैं स्पेस में हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस फ्रेम होता है, जो ये जो सेट ऑफ एक्सिसेस होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। हमारे 2 तरीके के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, एक होता है इनिशियल, एक होता है नॉन इनिशियल। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो हो जाता है, वो कौन से होते हैं? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो फ्रेम रेस्ट में होते हैं या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, वो कौन से होते हैं? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है।
An initial frame of initial frame is one in which Newton's first law correctly hold the motion of a body और एक इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, इसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता है, नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होगी कि इस पे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये क्या उसमें होगा, रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं अगले उसमें लिख सकते हैं, या फिर इससे होल्ड की जगह एक अच्छा सा टर्म यूज कर सकते हैं, डिस्क्राइब्स। तो क्या हो गया, इनिशियल फ्रेम वो हो गए जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, बता देते हैं, और उनपे क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो कौन से हो जाएंगे, रेस्ट या फिर मोशन में। तो इसे लिख सकते हैं, those frame which are in rest or in uniform motion are initial reference frame। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को बता रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम की। नॉन इनिशियल वो होते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें न्यूटन्स लॉ वॉयलेट हो जाता है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो वॉयलेट हो जाता है, मतलब फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज violated in a non-initial frame। ठीक है, इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, those frame which are in accelerated state are non-initial frame। ठीक है, जो एक्सीलरेटेड फ्रेम स्टेट में होंगे वो नॉन इनिशियल फ्रेम होंगे, या फिर जिनमें न्यूटन्स लॉ वॉयलेट हो जाता है वो नॉन इनिशियल फ्रेम होते हैं। ये अच्छे से किसी भी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई भी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये आपको नहीं बता पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये नहीं बता पाएंगे आपको, मतलब उनके रिस्पेक्ट में आपको वो सही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, एक M1 और M2 दो बॉडीज थी। ठीक है, जिनका मोमेंटम जो था वो क्या था, P1 और P2। मतलब M1 का मोमेंटम कितना था, P1,
और m2 का मोमेंटम कितना था p2, ठीक है। तो मान लीजिए क्या कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं, ये सिस्टम में थी, दो ऑब्जेक्ट थी m1 और m2, ठीक है, जिनका मोमेंटम था p1 और p2। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम में था। तो जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा p, वो क्या हो जाएगा p1 प्लस p2। जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा p1 प्लस p2, ठीक है। सिस्टम का जो मोमेंटम हो जाएगा, सिस्टम की मोमेंटम को याद करना, मतलब दोनों पार्टिकल्स जो दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दे, ठीक है, मतलब काउंट करने लगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा दोनों का, तो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा p, ठीक है। अब मान लीजिए जो फोर्स था F1 और F2, ये फोर्सेस थे जो कि अप्लाई हो रहे थे M1 पे F1 अप्लाई हो रहा था और M2 पे F2 अप्लाई हो रहा था, ठीक है, ये दोनों अप्लाई हो रहे थे। तो चेंज, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज भी आएगा। F1 की वजह से P1 में चेंज आएगा, ठीक है, मतलब M1 में जो है चेंज आएगा मोमेंटम में, तो उसके लिए डेल्टा P1, ठीक है। F2 की वजह से M2 में चेंज आएगा तो उसके लिए डेल्टा P2। और क्योंकि दोनों मोमेंटम में चेंज आ रहा है, दोनों पार्टिकल के, तो टोटल सिस्टम के भी मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। इसे अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो क्या आ जाएगा F1, क्योंकि ये F1 के लिए है और ये F2 के लिए है, ठीक है, क्या आ गया डेल्टा P बाई डेल्टा T। और ये एक्सटर्नल की बात है दोनों में, क्योंकि जो मोमेंटम है, हम क्या बात की थी कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वही मोमेंटम में चेंज लाएगा, इंटरनल फोर्स चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। तो दो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आ गया, ठीक है। अब बात जो होता है सिस्टम पे टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, वो क्या होगा, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो हो जाएगा वो सिस्टम पे हो जाएगा, ठीक है। दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो बताएगा कि सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो F हो गया, तो ये F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल, EXT, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो डेल्टा P बाय डेल्टा T किसके बराबर हो गया, मूवमेंट, सिस्टम के मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके बराबर हो गया, जो सिस्टम पे फोर्स लग रहा था उसके बराबर हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, ये डेल्टा को अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में चेंज कर ले, मतलब छोटे से एक्सेस के लिए, छोटी सी मोमेंटम में चेंज के लिए मान ले, छोटे से इंटरवल के लिए मान ले, ये डेल्टा T था, लार्ज इंटरवल के लिए, स्मॉल इंटरवल के लिए क्या ले लेते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा F एक्सटर्नल, ठीक है, dP बाई dt क्या हो जाएगा F एक्सटर्नल। कि हम लोगों ने लार्ज के लिए था, डेल्टा क्या बता रहा था, डेल्टा T लार्ज इंटरवल के लिए, dt क्या बता रहा है स्मॉल इंटरवल के लिए, तो dP बाई dt F एक्सटर्नल के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं अगर F एक्सटर्नल, मतलब मान लीजिए सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो dP बाई dt क्या हो जाएगा जीरो। अगर सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था तो dP बाई dt क्या हो जाएगा जीरो। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की कौन सी कंडीशन में ये जीरो होता है, अगर dP जो है हमारा कांस्टेंट है तब जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा P हो गया वो क्या हो गया कांस्टेंट, इससे क्या निकल के आया, जो P है वो क्या हो गया कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, ठीक है। P कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो P है वो हमारा क्या कहते हैं कंजर्व हो गया, मतलब P अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो जो क्या कहते हैं हमारा जो मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम होगा दोनों ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया।
अब इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। मान लीजिए इंटरनल फोर्स थे भी तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, जिससे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, टोटल जीरो, ठीक है, बैलेंस हो गया। मान लीजिए आपके फोर्स जो लग रहे थे, लग भी रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को, तो बैलेंस की कंडीशन यही थी, ठीक है। तो जो फोर्स है वो क्या हो गया, सिस्टम पे जीरो हो गया। तो उससे क्या आया कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। और मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मान लीजिए दो पार्टिकल्स एक दूसरे की ओर आ रहे थे, ठीक है, ये एम ए था, ये एम बी था, वेलोसिटी वी ए बी, और दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया। इन दोनों के बीच में फोर्स तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल होगा एम ए वी ए प्लस एम वी बी बी, ठीक है, इनिशियल, और जो फाइनल की बात आएगी, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए बी थी प्लस एम वी बी बी जो होगा वो दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि एम ए वी ए इज इक्वल टू, वो सॉरी, प्लस दोनों का मोमेंटम ऐड हो रहा था, दोनों का मोमेंटम ऐड हो रहा था, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एम वी ए डैश प्लस एम वी बी बी डैश। मतलब क्या हो गया कि वी ए डैश क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी बी डैश क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जो भी था दोनों बॉडीज का, और फाइनल जो मोमेंटम है कोलिजन के बाद दोनों का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम होगा दोनों का कंजर्व रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो बॉडीज थी, अगर दो से ज्यादा भी होती है तब भी ये सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इन द absence of external force, the total momentum of a system remains constant and does not change with time, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर एब्सेंट है, मतलब अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, कैसी भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट में अपने डाउट, प्रॉब्लम को जरूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे रॉकेट की बात करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, या फिर मास वेरिंग सिस्टम हो तो वो कैसे वर्क करता है, और हम लोगों का जो वेट होता है लिफ्ट में किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। लिफ्ट अगर अपसाइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, तो हमारा वेट जो होता है वो कम या ज्यादा होने लगता है, तो उसकी भी बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।